सोचिए जरा, क्या होता है जब कानून के रखवाले ही कातिल बन जाएं? ऐसे में इंसाफ की उम्मीद किससे की जा सकती है? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की तह तक जाएंगे जहां राजसत्ता, राजनीति और पुलिस सीधे आमने सामने आ गए थे। एक ऐसी कहानी जिसने निष्पक्ष कानून व्यवस्था पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आज हम बात करेंगे भरतपुर के राजा मानसिंह की और उस फेक एनकाउंटर के बारे में जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 35 साल, एक बार इस नंबर पे गौर कीजिए। इंसाफ की लड़ाई आखिर कितनी लंबी और थका देने वाली हो सकती है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। 1985 में जो कानूनी संघर्ष शुरू हुआ था, वो पूरे 35 साल बाद यानी 2020 में आकर अपने अंजाम तक पहुंचा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी जुडिशियल सिस्टम की रफ्तार और एक परिवार के अटूट हौसले का प्रतीक है। और 2020 में आखिरकार जब फैसला सुनाया गया तो राजा मानसिंह की बेटी दीपा सिंह के मुंह से बस यही शब्द निकले, जस्टिस हैज प्रिवेल्ड, इंसाफ की जीत हुई है। ये वाकई एक बेहद चौंका देने वाला फैसला था। एक राजघराने से आने वाले राजनेता की हत्या के जुर्म में 11 पुलिस अफसरों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। फरवरी 1985 में राजस्थान के दीग में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म था। 20 फरवरी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भरतपुर राजघराने के झंडे और पोस्टर फाड़ दिए। इस अपमान से राजा मानसिंह इस कदर गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपनी जोंगा जीप सीधे चीफ मिनिस्टर शिवचरण माथुर के उस हेलीकॉप्टर में दे मारी जो उनके लिए लाया गया था। जी हां, उन्होंने हेलीकॉप्टर को टक्कर मार दी। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बवाल था। और ठीक इसके अगले दिन 21 फरवरी को एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। 21 फरवरी 1985 का दिन। जगह थी दीघ की अनाज मंडी। राजा मानसिंह और उनके सहयोगी वहां पुलिस के सामने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने जा रहे थे। सब कुछ प्लान्ड था, लेकिन रास्ते में ही डेप्यूटी एसपी कर्ण सिंह भाटी की पुलिस टीम ने उन्हें घेर लिया। एक शांतिपूर्ण सरेंडर देखते देखते खूनी शूटआउट में बदल गया और उस दिन राजा मानसिंह और उनके 2 साथियों की मौके पर ही मौत हो गई। अब इस पूरी घटना की 2 बिल्कुल अलग कहानियां थी। एक तरफ पुलिस का ये कहना था कि राजा मानसिंह ने पहले हथियार निकाला था और उन्हें अपने बचाव में यानी सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ जब कानून और फोरेंसिक जांच ने इसकी तहकीक की तो सच्चाई बिल्कुल अलग निकली। कोर्ट के मुताबिक वहां कोई क्रॉसफायर हुआ ही नहीं था। वो एक सोची समझी साजिश थी, एक स्टेज्ड एग्जीक्यूशन जिसमें सबूतों को बाकायदा प्लान किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट इस नतीजे तक पहुंची कैसे? 5 ऐसे ठोस सबूत थे जिन्हें हम स्मोकिंग गन कह सकते हैं। पहला, पुलिस की जीप ने जानबूझकर राजा साहब की गाड़ी का रास्ता रोका था। दूसरा, जो गोलियां लगी थीं वो दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से सीधे माथे और सीने पर मारी गई थी। तीसरा बड़ा सबूत ये था कि पुलिस की जनरल डायरी के साथ छेड़छाड़ की गई। चौथा, जो पिस्टल पुलिस ने वहां बरामद की वो प्रूव हो गया कि प्लांट की गई थी। राजा के पास असल में कोई हथियार था ही नहीं। और पांचवा और सबसे अहम सबूत, 61 गवाह। जी हां, 1-2 नहीं, 61 गवाह कोर्ट में अपनी बात पर पूरी तरह अड़े रहे और उन्होंने पुलिस की झूठी कहानी की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन जानते हैं, इस पूरे केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? ये 4 मिनट का समय। पुलिस की जो जनरल डायरी थी यानी जीडी एंट्री, उसमें लिखा था कि पुलिस टीम राजा मानसिंह की तलाश में निकल रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस एंट्री के लिखे जाने के ठीक 4 मिनट बाद ही एनकाउंटर दिखा दिया गया। प्रैक्टिकली सोचिए, सिर्फ 4 मिनट में तलाश, आमना सामना, बहस और एनकाउंटर हो जाना क्या मुमकिन है? ये बिल्कुल असंभव है। और इस एक पॉइंट ने साफ कर दिया कि ये सब कुछ पहले से तय था। इस घटना के बाद जो सियासी भूचाल आया वो भी कम नहीं था। राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया था कि तब के चीफ मिनिस्टर शिवचरण माथुर को अपना इस्तीफा देना पड़ गया। मामले की सच्चाई बाहर लाने के लिए केस को सीबीआई को सौंप दिया गया और एक फेयर ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस केस को राजस्थान के जयपुर से निकालकर उत्तर प्रदेश के मथुरा कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इस फेयर ट्रायल की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और वो कीमत थी वक्त। 1700 सुनवाइयां, 1700 हियरिंग्स। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये फिगर दिखाता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में होने वाली प्रणालीगत देरी यानी सिस्टेमिक डिलेज की कड़वी सच्चाई।
सोचकर देखिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए परिवार और गवाहों को 1700 बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। इंसाफ जरूर मिला, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कितना थका देने वाला और लंबा सफर तय करना पड़ा। अब देखिए, राजा मानसिंह का ये केस ना सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। यहां से इस विश्लेषण को हम एक थोड़े बड़े दायरे में देखते हैं। फेक एनकाउंटर्स या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आखिर किस तरह हमारे देश के संवैधानिक ढांचे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक को चुनौती देते हैं। जब कानून लागू करने वाली स्टेट पुलिस खुद कानून को अपने हाथ में ले लेती है, तो वो सिस्टम की नींव को ही खोखला कर देती है। हमारे संविधान का सबसे मजबूत स्तंभ क्या है? आर्टिकल 21। ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये आर्टिकल स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस के खिलाफ हमारे एक एब्सोल्यूट ढाल है। बिना किसी फेयर ट्रायल के किसी को सजाए मौत देना इस मूल अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो फिर दिक्कत आती कहाँ है? प्रॉब्लम है एक खतरनाक ग्रे जोन में। असल में हमारे भारतीय कानून में एनकाउंटर शब्द की कोई वैधानिक परिभाषा यानी क्लियर स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है ही नहीं, और लोग इसी अस्पष्टता, इसी ब्लर्ड लाइन का फायदा उठाते हैं। और कई बार एक पूरी तरह से सोची समझी हत्या को भी कानूनी फोर्स का नाम देकर छुपा दिया जाता है। होता क्या है कि पुलिस अक्सर सेक्शन 46 सीआरपीसी, जिसे अब सेक्शन 43 बीएनएसएस कहा जाता है, और सेल्फ डिफेंस के कानून का हवाला देती है। हाँ, ये कानून पुलिस को गंभीर अपराधियों को पकड़ने के लिए फोर्स यूज करने की इजाजत जरूर देते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। ग्राउंड लेवल पर कई बार इन्हीं कानूनों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जुडिशरी को पूरी तरह बाईपास करके सस्पेक्ट का डायरेक्ट एनकाउंटर किया जा सके। आपने अक्सर लोगों को इस पर बहस करते देखा होगा। कुछ लोग तो फेक एनकाउंटर्स को नेसेसरी ईविल या इंस्टेंट जस्टिस मानकर खूब तारीफ करते हैं, पर असल में ये एक अनरूली हॉर्स, एक बेकाबू घोड़ा है जो किसी के भी फेयर ट्रायल के मूल अधिकार को कुचल सकता है। इसी सिलसिले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल केस में 16 मैंडेटरी गाइडलाइंस जारी की थी। इनका मेन मकसद ये था कि पुलिस फायरिंग में होने वाली किसी भी मौत की एक इंडिपेंडेंट यानी पूरी तरह निष्पक्ष जांच होना अब अनिवार्य है। इन्हीं कानूनी सिद्धांतों और ठोस सबूतों के आधार पर आखिरकार मथुरा की कोर्ट ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसका सबको इंतजार था। 11 पुलिस अफसरों को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 302 के तहत हत्या का सीधा दोषी पाया गया। ये केस इस बात का जीता जागता सबूत है कि कानून के हाथ लंबे जरूर होते हैं। जो लोग कानून की आड़ में अपराध करते हैं आखिरकार पकड़े ही जाते हैं, चाहे उसमें 35 साल ही क्यों न लग जाए। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बेहद अहम सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर कानून की रक्षा करने की शपथ लेने वाले ही फैसला सुनाने वाले और मारने वाले बन जाएं, तो संविधान और रूल ऑफ लॉ को बचाएगा कौन? राजा मानसिंह का ये केस सच में हमें इस दिशा में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस बारे में सोचेगा जरूर। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।